आज की किसान प्रशिक्षण के लिए जो खांडा गांव में प्रोग्राम किया गया है, 9 अक्टूबर 2016 का आज का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम किसान केमिकल से कैसे पीछा छुड़ाए और उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या वो कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे आप दूसरे मायने में जैविक खेती भी कह सकते हैं, प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं, और पुरानी हमारी जो परंपरागत खेती है वो भी इसी को बोलते हैं। इस खेती में सबसे पहले जो जरूरी है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन किसी जमीन में कम है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। ये ऑर्गेनिक कार्बन का जो है सोर्स क्या है, साधन क्या है। गोबर की खाद, इसका ही दूसरा रूप है केंचुआ खाद। सूखा पदार्थ, इसको फार्म वेस्ट भी कहते हैं। हरी खाद, ये हमारे मेन सोर्स है जो किसान के पास, किसान को कहीं बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। इसकी अगर हम मैनेजमेंट सीख जाएं कि भाई इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो गोबर की जो खाद है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल 32% तक काउंट किया गया है। केंचुआ खाद में इससे मोर देन 32% आ गया। सूखा पदार्थ में जो कार्बन की रेशो है वो CN रेशो पर डिपेंड करे है, कोई हम किस पदार्थ को हम रिसाइकल कर रहे हैं, जैसे गेहूं का भूसा है या धान का भूसा है या और कोई भी फार्म वेस्ट है उसका भी। और एक है हरी खाद। ये जो 4 सोर्स है इनमें ऑर्गेनिक कार्बन को हम कैसे मैनेज करना है वो अगर हम बात करें तो सबसे जो बढ़िया हमें लंबे समय तक के लिए जो ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे हमें ऑर्गेनिक कार्बन खेत में संचय कर सकते हैं, वो सूखा पदार्थ है। हरी खाद उसके बाद आएगी, फिर ये गोबर की खाद आएगी। इनको अगर मैं नंबर दूं, पहले इसको रिसाइकल करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। अगर किसान चाहे तो इसको सीरीज दे सकता है। मैं पहला क्या करूँ, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका टेम्परेचर से एक रिलेशन है। जो भी हमारे गोबर की खाद तैयार करते हैं या केंचुए की खाद तैयार करते हैं, उसमें जो कार्बन बनती है उस कार्बन का एक टेम्परेचर के साथ सीधा रिलेशन है। जब ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चलेगा टेम्परेचर गर्मियों में, ये जो कार्बन है इसकी 3 स्टेज है। स्थिर, अस्थिर और चंचल। ये 3 स्टेज है कार्बन की। किसी भी कार्बन, कोई भी पदार्थ है उसका जो कार्बन बनता है वो 3 स्टेज में हमें मिलता है।
जब 36 डिग्री टेम्परेचर, अगर गोबर की कोई खाद है उसमें बेसिक 32% कार्बन है, लेकिन वो उसका कार्बन का हमें कोई यूज नहीं मिलता अगर मैनेजमेंट ना करें तो। 36 डिग्री टेम्परेचर हमारा अमूमन मार्च माह है, टेम्परेचर इसका नेचर में अपने आप कंट्रोल कर रहा है, तो हम उस टेम्परेचर को अपने इस ऑर्गेनिक कार्बन को बचाने के लिए हमने उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ये सारा का सारा हवा में चला जाएगा। ये बाई नेचर है और नेचर अपने आप करती है। कंट्रोल को बात करनी हो तो एक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन का भी यही हाल है, कितना यूरिया डाल लें, नाइट्रोजन जहाँ से आई थी वो सर्कल बन के वापस उसी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये बाई नेचर है और किसान एक बार यूरिया डाल के खुश हो सकता है कि मैंने यूरिया डाल दिया, लेकिन उसको काम नहीं आएगी फसल को। इसी प्रकार ये कार्बन है। इस कार्बन का 36 के बाद क्या होगा, ये स्थिर कार्बन अस्थिर में कन्वर्ट हो जाएगा और अस्थिर इसमें चला जाएगा और चंचल एयर में चला जाएगा। यानी कि जो हम काम कर रहे थे उस कार्बन को घटना शुरू हो गया, वो कार्बन आपका खेत में नहीं जा पा रहा, तो फिर इस गोबर में मिला के अब 40 डिग्री पर झाड़ा चला गया। ठीक है, 40 डिग्री पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं, वो खाद ना होके कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें बकाया रह जाएंगे, जिससे आपकी फसल की पैदावार नहीं बचेगी। कई बार ये डाल के सोच लेते हैं भाई हमने 10 ट्राली या 8 ट्राली या 6 ट्राली हमने खाद डाल दिया, तो अब तो मेरे पास पैदावार कम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आती है। उसका कारण यही है कि भाई आपने जिस बात के लिए डाला था ना ऑर्गेनिक कार्बन, वो ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में गया ही, हमें इसकी जानकारी नहीं, तो ये मैनेजमेंट। तो इसमें दूसरा था गोबर की खाद के खाद के साथ हमारे यही प्रोग्राम चलता रहा है। सबसे जो बेस्ट है, जो जिसमें स्थिर कार्बन की मात्रा और उसका प्रोसेस, वो ऑर्गेनिक कार्बन को खेत में ही बनाए रखता है। वो हम कोई भी सूखा पदार्थ फार्म वेस्ट ये सबसे बढ़िया है। किसान का इसमें कुछ पैसा नहीं लगता और जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो सीधे उसी फसल में चली जाएगी और उसको सीधा फायदा पहुँचाएगी, और जितना भी उसमें फार्म वेस्ट में न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल गए, और दूसरा उसको मिलना था ऑर्गेनिक कार्बन जो जीवाणुओं के लिए खुराक है, वो भी उसी टाइम पर उसको मिल जाएगा। वो काम करती है फार्म वेस्ट CN रेशो। ये जो CN रेशो में बंधा हुआ है सारा, कोई भी सूखा पदार्थ हो उसकी अपनी एक CN रेशा है। इस रेशो में मान लिया अगर हम वीट की बात करें, ये 82:2 की रेशो है। पैडी की बात करें तो ये 102 के आसपास। ये कार्बन है जिसको हम ढूंढने लग रहे हैं। ये कार्बन हमारे खेत में ही है, ये किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपने खेत में मैनेज करके खुद उस खेत का कार्बन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, इसके बारे में कोई सारे NPK के जिक्र कराए, असली चीज़ को जिक्र नहीं करता। ये असली चीज़ यही है। मैंने वो जो संदेश दिया था भाई मोदी जी, आप जो बात कर रहे हो वो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक कार्बन की बात नहीं कर रहे। ठीक बात। और यह नहीं कही जा रही तो उसे क्यों नहीं कहे? आपको कौन, मान लिया कोई भी एक्सपर्ट है वो प्रधानमंत्री को ये तो बताएगा, गाइडलाइन तो बताएगा, तो क्या कोई ये बताने वाला नहीं कि ऑर्गेनिक कार्बन मैनेज करना है? किसान के बारे में अगर सोची जा रही बात है तो ऑर्गेनिक कार्बन के बगैर क्या सोचोगे आप? ऑर्गेनिक कार्बन ही बेस है पूरे इस अर्थ का। अगर ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल कहीं बढ़िया है तो वहाँ बैक्टीरिया का लेवल भी ऊंचा है,
और बैक्टीरिया नहीं काम कर रहा है। हमें गलत रास्ते पर डाल दिया कि भाई केमिकल खेती करेंगे। खेती बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया करेगा और बैक्टीरिया का ही कंट्रोल है। आज बैक्टीरिया का, वायरस का, जैसे हम बात कर रहे हैं, इनके पास कोई तोड़ नहीं। कोई वायरस ऐसा आ गया है, चिकनगुनिया आ गया या कहीं बर्ड फ्लू आ गया, कोई और दूसरा आ गया, नया निकल के आ गया, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसकी मेडिसिन कहाँ से बनेगी? तो टोटल जो कंट्रोल है वो बैक्टीरिया का है और वो अपने आप है। इसलिए कहेंगे नेचर अपने आप एक कंप्लीट साइंस है, चाहे वो हेल्थ साइंस कह लो, चाहे एग्रीकल्चर साइंस कह लो, चाहे दूसरी साइंस कह लो। तो इसको हमें क्या करना है? इसको मैनेज करने के लिए हमने अगर इस 82 को है, इस अगर रेशो बनानी है 82:8 करनी है, इसको 82:8 करना, यानी कि हम इस 2 को 2 + 6 करना। ये 6 नाइट्रोजन हमने ऐड कर दिया। ये 6 नाइट्रोजन का सोर्स जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। कई बार इस पर क्वेश्चन कर देते हैं भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप नाइट्रोजन का सोर्स क्या दोगे? कोई ना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हो तो यूरिया डाल सकता है। ये बाई वेट रेशो है, ये बाई वेट है, वेट के हिसाब से रेशो है। अगर भाई आपके खेत में कितना सूखा पदार्थ है, 1 कुंटल है, 2 कुंटल है, 5 कुंटल, उसकी ये रेशो है। उसके हिसाब से आप थोड़ा क्वांटिटी निकाल सकते हो। और वो क्वांटिटी इस डिकम्पोजिशन के लिए जो CN रेशो है वो 10:1 चाहिए है। इस सूखे पदार्थ को गलाने के लिए हमें 10:1 की रेशो बनानी थी और 10:1 की रेशो में हमें जो नाइट्रोजन की कमी थी CN रेशो में, अगर हम 10:1 की रेशो पे इसको ले आते हैं तो ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें मिलनी थी 2/20। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमें मिली सिर्फ 20 कार्बन, और अगर हमने मैनेज कर दिया तो हमें मिल गई 82 कार्बन। यही एक छोटी ही बात है। और ये थोड़ी बहुत भी जमीन अगर उपजाऊ रह रही है तो अनजाने में जो हमारे बस की बात नहीं है, जो फांस रह जाते हैं सूखे पदार्थ, वो भी है, वो अपने आप इसमें डिकम्पोज हो रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा, अभी धान के खेत में सीधी बिजाई गेहूँ की होगी। गेहूँ की बिजाई होने के बाद क्या कभी किसी किसान ने गेहूँ काटने के टाइम पर धान के फांस मिले? सारे डिकम्पोज होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स में और ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो गए। सिर्फ यही चीज़ बचा रही है इस सॉइल को, जो अनजाने में छूट रही है, नहीं तो हम आग लगा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि किसान पे कानून तो बना दिया, इस पे कानून बना दिया, भाई कोई जलाएगा तो उस पर ये एक्ट है, उसकी ये सजा है। लेकिन वही बात है, रेमेडी नहीं बताई। किसान जलाए ना, किसान क्यों जलाए? किसान को आप कोई चीज़ समझा दोगे तो क्यों जलाएगा? लेकिन बताई नहीं गई आज तक किसी गाइडलाइन में। बहुत से ये पम्पलेट आते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है, अगर जलाओगे तो आपको ये एक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन अगर हमारा संचय करने का रिसाइकल है, पूरा नेचुरल जो फार्मिंग है उसमें रिसाइकलिंग है। अगर रिसाइकलिंग आप कर रहे हो, ग्रीन मैन्योरिंग एक रिसाइकलिंग में आ जाता है। दूसरा आपका फार्म वेस्ट है, वो सबसे बढ़िया रिसाइकलिंग का साधन है किसान का, जिसमें पैसे नहीं लगते। सस्टेनेबल फार्मिंग वही है जब किसान ये सारी चीज़ें अपने घर से ही मैनेज करेगा। अगर बाजार गया, उसको बाजार से कुछ लेना पड़ा, तो वो बाजार से तो पैसे दे के चीज़ आएगी। और यही चीज़ किसान को जो नेट इनकम है उस पर नहीं पहुंच पा रहा। सस्टेनेबल फार्मिंग का जो है
वो हो ही नहीं पा रहा है, केमिकल में खर्चे बढ़ गए। सर जो आपने 10:1 रेशियो बताई डिकम्पोजिशन करना, नाइट्रोजन यहाँ 82 को 8 करना है। हाँ। उसके लिए अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे तो उसमें यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हाँ, तब उसमें क्या हम कोई केंचुआ या कोई सूक्ष्म जीव इसके डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर कौन सा हो ठीक है, सकता है? डिकम्पोजर जो किसान के अपने पास है। डिकम्पोजर में कोई बाजार की बात नहीं करूंगा, डिकम्पोजर वह भी हो सकते हैं, लेकिन किसान अपने पास डिकम्पोजर को यूटिलाइज करे, वो है गाय का गोबर। उसमें जीवामृत से आप नाइट्रोजन का सोर्स जीवामृत से ले सकते हो। जीवामृत में वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन भी फिक्स करेंगे और इसको डिकम्पोज, उसमें डिकम्पोजर भी है। ठीक है, नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन का लेवल पूरा कर देंगे और उसके बाद जो डिकम्पोजर उसमें है वो डिकम्पोजर भी काम करेंगे। उसमें जो जीवामृत है इसमें वो सारे बैक्टीरिया है, वो सारे जीवाणु हैं जो इस जमीन में पहले से मौजूद थे, और वह मौजूदगी भी इन्हीं वजह से थी कि हमारे पास गायों की संख्या ज़्यादा थी, पशुओं की संख्या ज़्यादा थी। दूसरे ये है कि अब ये मान लिया गया है कि भाई मैंने खेती करनी है तो मैंने पशुपालन की जरूरत नहीं है, जबकि पशुपालन और खेती ये दोनों अलग अलग कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये लिख लो, अगर एक चीज़ कोई कर रहा है तो वो दूसरा सोर्स परचेज करके लाएगा, ये परचेज से ही खेती महंगी होती है। ये दोनों चीज़ साथ साथ चलने से आपके पास दोनों सोर्स होने चाहिए। खेती पशुपालन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएगी और पशुपालन खेती के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाएगी। तो उसमें जीवामृत डाल सकते हैं। जीवामृत के बारे में सुना, पीछे बताया था मैंने। इसमें एक घोल तैयार करते हैं जिसमें गाय के गोबर और गौमूत्र के घोल को हम अपने जितने भी बैक्टीरिया है जो सोर्स है उस बैक्टीरिया को कल्चर करके उनकी संख्या बढ़ाते हैं, और उस संख्या को लगातार खेत में डालना ही एक ऐसा सोर्स है जो किसान का सबसे नज़दीक है और सबसे आसान है, जो फॉलो कर सकता है। जैसे हम कहा भाई मैंने केमिकल तो डालना है, लेकिन अगर आपने पैदावार बचानी है और गोबर की खाद भी नहीं डालनी है, मेरे वह एक्सपेरिमेंट है कि गोबर की खाद हरी खाद, केंचुआ खाद, और केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की पैकेज प्रैक्टिस में सारी बात इनकी मिलेगी। आप इसको भी यूज करो, इसको भी यूज करो, इसको भी यूज करो और इसको। मैं ना इसको यूज करता हूँ, ना इसको यूज करता हूँ, ना इसको यूज करता हूँ, ना इसको। तो फिर मेरे पास सोर्स क्या है? मेरी फसल की पैदावार बचाने का सोर्स क्या है? इस सोर्स पे कभी भी किसान को गवर्नमेंट साइड से कोई गाइडलाइन आज तक नहीं दी गई। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो ये कह दे कि भाई ये आप बंद कर दो और हम आपकी पैदावार बचाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। किसान फिर बचेगा कैसे? ये जो जीवामृत है ये किसी किसान की खोज है। ये कोई पुराने, मान लिया अगर हम जैसे सर कह रहे थे भाई पुराने घर हो गए, ये सारी चीज लिखी हुई है, ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं। जिसने पढ़ा उसने आजमा लिया, जिसने आजमा लिया आज वो उसका अगवा हो रहा है।
ठीक है। तो ये किसान की है, अपनी है, आज की कोई नई खोज नहीं है, ना किसी की खोज की है, किसान की है। इसमें आप थोड़े से कैसे काम चले, इसमें आप गाय बैल भैंस तीनों का ले सकते हो। ये गाय हमारी देसी होनी चाहिए, देसी गाय का जो गौमूत्र है वो आप गाय बैल भैंस तीनों में से किसी का ले सकते हो। ये 2 किलो इसमें गुड़ मिला दो, 2 किलो इसमें कोई भी दाल वाला आटा, एक आइटम और है जो अपनी अपनी तरीके से सारी बात कह देते हैं। 500 ग्राम से 2 किलो तक कह दें। ये जो मिट्टी है ये आप बड़ पीपल की ले सकते हो, बढ़िया दूध के नीचे, और दिमक की जो मेड़ है ना वो भी ले सकते हो, दिमक की जो मिट्टी होती है बम्बी की, और केले के पास नीचे की मिट्टी। और एक मेरा अनुमान है, उसको कोई नहीं लिखता क्योंकि वो दरख्त जहाँ का है जंडी है, खेजड़ी केजरी खेजड़ी के नीचे ये जो जितने भी दरख्त लिखे हैं इनके नीचे बैक्टीरिया का एक तरह से भंडार है, कल्चर भंडार मुझे। हाँ, तो इस यहाँ क्यों है, सोचने की बात यह है कि ये बैक्टीरिया यहाँ क्यों है। इसके रीजन उस प्लांट की खुद की एक गुणवत्ता है, खेजड़ी की सीधे सीधे है, और बड़ पीपल जो है वो ये है कि इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो पक्षी है वो बैठते हैं, उनकी जो मीट है शाम है उनमें भी बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का एक तरह से वहाँ समावेश है। दिमक वाली में क्या है, दिमक भी सूखा पदार्थ खाता है, और सूखा पदार्थ वो जब कोई चीज चबाई जाती है, अब कोई चीज चबा के हजम करते हैं तो वो सबसे कीमती है, क्योंकि वो उसमें उसकी लार है वो डिकम्पोज है। इसी टाइप से जैसे एक मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो भी उसका एक तरह से वही पार्ट है जो दिमाग है। आज शहद कितना कीमती है, कितना फायदेमंद है, वो इसलिए है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये दिमाग की जो बॉम्बी है इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है जो हमें खेत में चाहिए। केले के नीचे की भी है। खेजड़ी में प्रोटीन है इसके पत्तों में, और वो पत्ते वहीं गिरते हैं, और प्रोटीन एक बैक्टीरिया के लिए सोर्स है, फूड सोर्स है। तो जहाँ फूड होगा वो चीज़ हर जीव वहीं जाएगा जहाँ उसका फूड है। तो वहीं अकेला ऐसा दरख्त है जिसके नीचे फसल ज़्यादा पैदावार देगी, और कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो पैदावार अपने नीचे देने देगा। तो ये मिट्टी ले सकते हैं, इसको 200 लीटर के ड्राम में बाकी पानी डालते हैं। इसको 5 से 7 दिन तक रोजाना हिलाते रहे।
अब ये जो बैक्टीरिया का जो कल्चर हमने लिया था 10 किलो गोबर, ये इसमें बैक्टीरिया कहाँ है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया। ये 3 सोर्स हमने बैक्टीरिया के ले लिए। अब बैक्टीरिया के काउंट को, संख्या को हमने बढ़ाने के लिए उनको फूड दे दिया। आधा किलो दही और आधे आधा किलो दही का टाइम आओ है, मैं मिलवाऊंगा। ये इनका फूड हमने दे दिया। पहले आप क्या करने लग रहे हो, उसका टेक्निकल पहलू क्या है। मैं जो डालने लग रहा हूँ, मैं 10 किलो गोबर डालने लग रहा हूँ और 10 किलो गोबर से 1 किले का इलाज करने लग रहा हूँ। यूँ इलाज क्यों करो लग रहा है, या पहले समझना जरूरी है। नहीं तो वो 4 ट्राली 5 ट्राली वाला बैम क्यों कर बैठेगा। आपको इसका टेक्निकल जानना जरूरी है। ये दोनों इसके फूड है। तो जो संख्या थी इनकी, जो 1 ग्राम है गाय का गोबर, उसमें 300 से 500 करोड़ जीवाणु। 1 ग्राम में 1 ग्राम। तो 10 किलो गाय का गोबर है, गोमूत्र है। ये तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया। गिन दे भाई। कैलकुलेटर पहले। इसमें 10⁻7 करके कुछ है, वो याद भी नहीं रहता और न रखने की जरूरत है, क्योंकि किसान को बता रहे हैं। तो आप जो मेन बात है वो याद रखिए। मैं टेक्निकली बता सकूँ, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको पानी के साथ चलाना है। पहले पानी के साथ कहीं भी लगा दो, किसी भी फसल में लगा दो। यूज इस किले में चला गया, वो नाइट्रोजन नहीं मांग सकता। मेरा बोलेगा है जी, अलग से बोलेगा किला, अलग से बोलेगा। अगर मैंने 2 ड्राम से मेरी फसल पकड़ी थी, मैंने 3 ड्राम डाल दिए, तो पत्ते का रंग यूरिया से भी काला हो जाएगा। ऐसा हमने गन्ने में खूब करके देख लिया। और गन्ने में क्यों, मैंने गेहूं में भी करे हैं और दूसरी फसल में भी है ना। इसका कोई साइड इफेक्ट है, ये आप जो डाल रहे हो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। धान में यूरिया डाल रहे हो उसका साइड इफेक्ट है, शुगर केन में यूरिया डाल रहे हो उसका साइड इफेक्ट है। तो सब में साइड इफेक्ट है, सॉइल में साइड इफेक्ट है, फसल में साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप इसको एक शेड्यूल बना के डालें। हर फसल का एक शेड्यूल है। अगर मैं फसल के हिसाब से इसकी डोज बताऊं, अगर व्हीट में हमने डालना है तो 2 से 3 ड्राम, पैडी में हमने डालना है 3 से 5 ड्राम, शुगर केन में डालना है तो 5 से 7 ड्राम। ये पानी के साथ लगाना। ये तो आपने देना है पानी के साथ। अब इसका आप कुछ हद तक स्प्रे के लिए बीमारियों के अगेंस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वह भी है, जैसे फंगल डिजीज अगर कंट्रोल करनी हो तो उसका इलाज भी इसी से हो जाएगा। आपको अलग से कोई चीज़ तैयार करने की जरूरत नहीं है। स्प्रे का मान लिया करें तो हम 10 लीटर, 20 लीटर और 20 लीटर, ये सब मान लीजिए। 3 स्प्रे बहुत है। जो आखिरी स्प्रे है 20 लीटर वाला, इस आखिरी स्प्रे में आपने, घर में लस्सी है सब किसानों के,
दही की जरूरत नहीं है, दही की जरूरत नहीं है। दही वाले जो गुण है वो लस्सी में है। दही में घी भी पड़ा है, उसको वेस्ट ना करो। इस लस्सी को आप किसी भी पुराने बर्तन में, जैसे घड़ा है, उसमें डालते रहो और एक तांबे की कोई तार डाल दो, पत्ती डाल दो, ठीक है ना। उसमें एंटी फंगल गुण पैदा हो गए। वो फंगस नहीं है लेकिन एंटी फंगल गुण तैयार हो गया। जो कॉपर की डाल रहे हैं ना, तो वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कन्वर्ट कर देगा। केमिकल रिएक्शन है, बाय नेचर है ये। तो इसमें आप लस्सी ले सकते हो 5 से 10 लीटर पुरानी लस्सी। इसमें तांबे की तार ये आखिरी में डाल दो। ये जो बीमारी है, जितनी भी बीमारी है, उन बीमारी का आपके पास है उसी ड्राम में कंट्रोल है। जो ड्राम आप खेत में भूमि के लिए डाल रहे हो, उसकी पैदावार के लिए डाल रहे हो, अगर उसमें कोई बीमारी आएगी तो वो कंट्रोल इस तरीके से हो जाएगी। इसमें ये डॉक्टर साहब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाला तरीका हम वैसे भी कर सकते हैं रूटीन में। कैसे कर लो आप? हाँ, एडिशनल रूप से जैसे 200 लीटर का ड्राम था, वो पानी के साथ देना, वहाँ पे 5 से 10 लीटर लस्सी, उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो तांबे वाला रिएक्शन करवा के। देखिए, दो बात है। आप सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सॉइल की बात करें। बीमारी पत्तों पर आ रही है, पौधे पर आ रही है, तो आपने पौधे की बात सोच रही है। उसका कंट्रोल तो वैसे हो जाना था। जो बात आप कह रहे हो, एंटी फंगल गुण तो इस जीवामृत में वैसे भी है। ये तो एडिशनल है भाई, जो आ ही रही है डिजीज, तो ये तो है नहीं कि आप ये करोगे डिजीज नहीं आएगी या इंसेक्ट नहीं आएगा। सारी चीज है, वो चीज आएंगी, लेकिन वो बाई नेचर आपको कंट्रोल कैसे करना। अगर हमारी आ गई डिजीज, हमने कंट्रोल तो चाहिए आने के बाद। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कंट्रोल है, बात ये पूछी जाएगी ना, तो उसका कंट्रोल ये है। जो ये बीमारी आ रही थी वह क्या जीरिया में नाड़ तोड़ आ रही है, उसके बारे में भी या नाड़ तोड़ का अगले साल लागू होगा। कई चीज को नहीं दबा तब मारने लग रहे हैं। नहीं मारो, एक आपका जो संग आ रही थी वो करने लग रहे हो, अगले साल कोई बात हम समझा रहे हो वो करके देखो। जिसका जीवामृत खेत में जा रहा है उसका नाड़ तोड़ तो आ सकती है, मैनोनिगंगा में नहीं आओगी, लेकिन कम मात्रा में। आपके खेत में अगर ये तो सारा रोड ठंडी आ रही है सब पे। आप डीएपी यूरिया डालोगे उसका कारण आप खेती या बंद करते नहीं। ये तो इसके फोकस कर दो आप इस तकनीक पर इस पर नहीं, फिर वो बीमारी होती है। पहली बात तो यह समझे, इस भाई को यूँ बताओ, जो काम आप करने लग रहे हो ना, जिसकी वजह से आप दुखी हो, दुखी सारा देश है, उसका कारण डीएपी यूरिया उसका समाधान चाहिए आपको। उसको समाधान के लिए ही हम इकट्ठे हुए हैं और आप जैसे को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई छोड़ दे, जो कैसा तक इतना देर के डाले बात, लेकिन आपका मन ऐसा है कि मान नहीं रहा। कोई को मान रहा जी, मैं मान ऐसा है साहब जी, बहुत बुजुर्ग आ रहे हैं, आपने एक समझ लेना चाहिए था कि भाई ये जो लोग आ रहे हैं ना पढ़ने खातिर, ये आपकी बात सुन नहीं आ रही, तो बताना पूछना ना चाहिए। हाँ हाँ एक मिनट पूछ लिया ना, वो कह रहे हैं पहले इस आप बात बात का सुनो। कोई इलाज नहीं जब तक आप खुद समझदार नहीं होगे। इतना जरूरी हो नहीं भाई रोक दे को नहीं कोई, लेकिन ये जो कॉपी पेन ठहरे हैं ना उनकी तरफ भी देख लो। खुलवाना हम कोई बात इनका पूरा होते हैं। नहीं और जो अपनी इतने तो सोच ले रहे तो ये इतने लोग आ रहे हैं ना कॉपी पेन ठहर के, नहीं ये तो आ रहे हैं। हम इतने नाम नहीं इसको सौगी वो उस पर जल्दी करो, सिस्टम हो रहा होगा।
उसको मतलब वो यो पूरा का हिसाब उसका है। मैं तो एक अपनी अपनी कहानी सुनाने लग जाएगा कोई, मैं इसलिए परेशान हूँ, देश परेशान है, जनता परेशान ये उस चीज का भी समाधान फिर एक एक बाद में जब ये खत्म हो जाए इनका वो, उसके बाद एक एक अपने में ठीक है ये हो सके या ना हो सके ये कोई बात भाषण में वो कर दी बनाते हैं वो हो जाए कुछ भी है। ये तो नो एक बार थोड़ा सा टॉपिक वो पूरा पूरा करी थी बंद भी होने दो। चलो जी। एक तो ये था कि हमने भूमि का सॉइल का ट्रीटमेंट ऐसा कर दिया कि इसमें पैदावार हमारी नहीं घटेगी। अगर कहीं आपको फसल में कमजोरी दिखती है तो 1 ड्राम बनाना, और 1 ड्राम की जो कीमत है किसान के सिर्फ 150 रुपये पड़े हैं। 150 रुपया में 1 ड्राम तैयार हुआ। यूरिया कट्टा भी 350 का था हुआ, 300 रुपये। ठीक है, यूरिया के खर्चे से कम है। दूसरी बात, ये जो जीवामृत है ये मल्टी एंगल काम कर रहा है। ये नहीं है कि भाई इसमें नाइट्रोजन वाले काम नाइट्रोजन का चला दिया, दूसरा चला दिया। जब किसी खेत में अगर जीवामृत आपने 1 साल तक भी डाल दिया, 1 साल के बाद उस खेत में केंचुआ ऊपर आ जाएगा। ये थी हमारी वो जमीन जो 1960 से पहले हरित क्रांति की शुरुआत से पहले हमारे पास जमीन थी। उस समय हमारी खेती का सबसे बड़ा सपोर्टर जो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता था, ना हमारे पास जीवामृत था, ना हमारे पास कोई और चीज थी। ये केंचुआ अकेला ही हमारी खेती की पूरी तरह है। ये मिट्टी खाता है, जमीन में ऊपर से नीचे जाता है। मिट्टी अगर केमिकल फ्री है तो खाएगा। हर जीव को अपनी समझ है कि मैं क्या खा रहा हूँ। हर जीव समझदार है इंसान से। हम जहर डेली खा रहे हैं, ये नहीं खाएगा। ये आपकी जमीन में जैसे ही जहर डला, जितने बैक्टीरिया थे वो सारे मार दिए, और ये जो असली साथी था हमारा केंचुआ, ये जमीन में नीचे जाके सुप्त अवस्था में चला गया। खाने को कुछ रहा नहीं। अब ये है कहाँ है? आप किसान हो, खेत में जाते हो, नाली में है। नाली के नीचे है केंचुआ, बोर के नीचे है केंचुआ। खेत में कोई जगह खाली रह रही है जहाँ केमिकल नहीं डलता, उसके नीचे है केंचुआ, और कहीं केंचुआ नहीं रहेगा। खेत में केंचुआ जाएगा तो जहर खाना पड़ेगा, जहर वो खाता नहीं। हम डेली खा रहे हैं, सब्जी किसी हो, कितना ही जहर हो, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हर जीव हमसे सारा समझदार है। किसी पशु को भी मुश्किल ये हो रही है, अगर जो ज्वार या आप जई खिला रहे हो, उसमें यूरिया डाल रहे हो, वो खा के राजी नहीं है, लेकिन बचा हुआ मजबूरी में खा रहा है। नहीं खा रहा तो आप आटा लेके आओगे, चून लाओगे, जब वो खाने लग रहा है। चारे की जितनी फसल है उनमें सबसे कारगर है। अब आपकी मान लिया आगे बरसीम बोल लाग रही है, बरसीम बोल लाग रही हो, तो बरसीम पे इस पे भयंकर रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट है कि आपको पड़ोसी को यूँ कहना पड़ेगा कि यार मेरे से नहीं कटती है, मैंने मेरी जरूरत की थी, तुम दो चार रोटी तुम बना लिया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का भी काम करती है ये जीवामृत, अगर आप एक दूसरे की बात सोच सकते हो। तो जब केंचुआ आ जाएगा उस टाइम समझो आपकी जमीन ओके होगी। तब आपको जो डोज लिखे गए हैं उन डोज में की बजाय वो घटने शुरू हो जाएगी। ये आएगा, जो अपना काम है वो केंचुए से है। यू केंचुआ वैसे कई किसान, एक किसान के खेत पे मैं गया, मैं भी हैरान रह गया, मुझे जानकारी नहीं थी। करनाल के पास का एक किसान है, उसके पास डेयरी है एक गाय की, तो चारा ज्यादा है उसमें। उसका चारे की क्वालिटी
इतनी बढ़िया थी कि पड़ोस में किसी का भी ऐसा रंग नहीं था जो यूरिया DAP डाला। उसका खेत में क्या था, यूं केचुआ था और वो कच्चा गोबर डालता है डेली का। दीपक को भी सलाह है जीवामृत तो डाल लेकिन बीच में अगर कच्चा गोबर भी डाला जाए तो वो डाल, बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदा, क्योंकि कच्चा गोबर हमें जानकारी ये मिली है किसी से भी पक्की जानकारी है, अगर कच्चा गोबर डालोगे तो मशीन बहुत बनी थी, कम से कम 5 फुट का करना होगा। और मेरी बात आप झूठ मान लो, मैं मेरे 6 पड़ोसियों का नंबर दे दूंगा, आप उनका घंटी मार के पूछ लीजिए क्या यार उस पर। आज मैंने इसको इसलिए बुलाया, लेकिन आप बैठे हो नहीं, इन मतलब 1-2 बंदा कराया, कोई कराया कोई नहीं। मैं आज इसको दीपक को आ नहीं सकता था, लेकिन महत्व आ जाओ, हम एक काम पे लगे हुए हैं, उस काम में एक विश्वास की बात पैदा किसान की कर सकता है। हो सकता है मां मेरा मैसेज यूं समझे भाई इसमें तो जानकारी है जो बता रहा है, ठीक है। हालांकि मैं खुद किसान हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर 2 किसान और मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, अगर हाँ मैंने ये करा था और मेरे ये रिजल्ट है, तो ये कच्चा गोबर भी हमें फायदेमंद है, आप खेत में डाल सकते हो। लेकिन आमतौर पर धारणा यही है कि कच्चा गोबर अगर डाला तो उसमें डिमक आएगी, डिमक आ जाएगी, ऐसी गलत धारणा। कच्चा गोबर मान लिया खेत में गाय चलती थी, सारा कच्चा गोबर गौमूत्र वहीं पड़ता, खेत हमारे खाली रहते थे और खेत में ये हमारा बैक्टीरिया का एक सोर्स अपने आप यूँ मेंटेन हो रहा था, क्योंकि हमारे पास पशुपालन था, खेती अकेली नहीं थी। अगर आपकी खेती अकेली होगी तो पशु आपके खेत में गया नहीं, तो वो चीज़ें अपने आप रिवाइवल कैसे होंगी। मेरे कोई चीज़ घट रही है तो वह पूरी कहाँ से, अगर वो उसका सोर्स तो आपके खेत में चला गया तो पूरी हो जाएगी। तो इसमें दूसरी चीज एक और थी गैप की, इसमें सनलाइट का यूज किया गया है गैप, यानी कि किसी फसल को भी आप सनलाइट देने के लिए उसका गैप बढ़ा, और गैप बढ़ता है तो सनलाइट पत्तों को ज़्यादा मिलेगी, और सनलाइट ही सीधे रिस्पॉन्सिबल है पैदावार। अगर पत्ता जितना ज़्यादा धूप को यूज करेगा उतनी ज़्यादा खुराक बनाएगा, और जितनी ज़्यादा खुराक बनाएगी उतनी पैदावार बढ़ेगी। इसको आप किसी भी, मान लिया मैंने गेहूँ में किया था, 14 इंच पे लाइन टू लाइन था, पैदावार मेरी घटी नहीं, मेरी बढ़ गई। मैंने गेहूं का जो फैसला आम किसान 7 इंच 8 इंच करता है उससे डबल कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी पैदावार बढ़ गई और बीज की मात्रा घट गई, यानी कि मेरी लागत घट गई और मेरी पैदावार बढ़ गई। यूँ भी एक मेन काम है अगर आप गैप का यूज कर सकते हो। गन्ने में तो इसका बहुत ही बढ़िया है, जो बढ़ने वाली फसल है जैसे कपास है, अरहर है, गन्ना है, इसमें गैप का यूज कर सकते हैं। पेड़ में इसको कर सकते हो, 2 लाइन के बाद आप फैसला छोड़ सकते हो, 3 लाइन के बाद छोड़ सकते हो, या खुद फैसले पे कर दो, मैं 4 फुट पे बने तो 4 फुट की बजाय मैंने तो 5 फुट तक कपास लगाई, आपकी पैदावार नहीं घटेगी। तो फिर आप बीज ज्यादा क्यों डाल रहे हो, पौधों की संख्या ज्यादा क्यों करना चाह रहे हो? जितने पौधों की संख्या ज्यादा करोगे उतनी ही रिक्वायरमेंट जमीन से ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा बढ़ते ही वो आपकी जो पैदावार की अक्षमता है उस किले की उतनी है, वो कहाँ से बढ़ाओगे?
वो आपके पास जो केमिकल सोर्स है उससे वो सारी चीज़ पूरी नहीं होती है। और पूरी अगर मान लिया आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। आपको इसको चारों तरफ से बात को समझना पड़ेगा। अगर मैंने सनलाइट भी यूज़ करनी है, मैंने जीवामृत भी यूज़ करना है, मैंने इसका स्प्रे भी ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें एक ही खेती की एक तरीका है, वे आपने इसको भी यूज़ करना है। कहीं जब गेहूँ में 14 इंच पे इसका मैंने यूज़ कराया विजयी का, तो गुल्ली डंडे का कंट्रोल अपने आप हो गया, जबकि केमिकल से होता है इसका। कोई भी साइंटिस्ट है, जब आप इसको बात करोगे ना, अगर मेरा तो ऑर्गेनिक व्हीट है, गेहूँ मेरा जैविक है, सबसे पहला क्वेश्चन यूँ करेगा अगर भाई आपने खरपतवार का की करा, वो उसका क्वेश्चन नहीं है, वो उसका जिज्ञासा है, वो जानना चाह रहा है कि उसने किस तरह कंट्रोल करा। उसने मेरा नहीं डर है, उसको पता नहीं अगर इसका कंट्रोल है नेचर, लेकिन तन्ने कुछ नहीं मेरा। वो किसान को यूँ सोचता है कि जब मन नहीं मेरा तो तन्ने भी नहीं मेरा, क्योंकि साइंटिस्ट तो मैं हूँ। तो इसका कंट्रोल अपने आप भी हो सकता है। आप गैप से सनलाइट का यूज करिए। 3 चीज बता दी मैंने आपको, एक गैप की है, एक जीवामृत है, तीसरा अगर मेंटेन कर रहे हो तो वो आपका रिसाइकलिंग ऑफ द फार्म वेस्ट। आप अपने खेत का मैनेज करके उसमें फार्म वेस्ट को रिसाइकल करिए, उसमें जीवामृत डाल दो काट के। हमने बाजरा के खेत कटवा के डलवा दिए, बाजरा के खेत यूँ के यूँ बा के और जो जीवामृत डलवा दिया। क्या इफेक्ट आया उसका? है क्या रिजल्ट आया उसका? क्या रिजल्ट? रिजल्ट तो कटवाया है। आएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट तो बोर्ड पे आ गया। ठीक है, रिजल्ट का क्या है, हर चीज बंधी हुई है, CN रेशो में है, उसकी जितनी कार्बन है उसने खेत में रहना पड़ेगा। स्थिर कर दिया उसको, स्थिर हो गया, वो कंपोस्ट वाला सिस्टम हो गया। कंपोस्ट होगा, डीकम्पोज होगा। देखिए 2 चीज है, अगर गोबर का काम कर रहे हैं तो गोबर के काम में हमारे काम ऊपर हो रहा है, ठीक बात है, और वो टेम्परेचर क्लाइमेटिक टेम्परेचर उसका काम कर रहा है उस पर। अगर कोई ढेर पड़ा है, जितने भी गांव के आसपास ढेर पड़े हैं, सिर्फ मिट्टी है, कुछ नहीं, इसमें कोई गोबर की खाद नहीं है, ठीक बात, क्योंकि इस पे ऑर्गेनिक कार्बन का टेम्परेचर ने इलाज कर दिया। इसका ऑर्गेनिक कार्बन चला गया, इसकी नाइट्रोजन चली गई, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को सा बचा, फास्फोरस बचा, पोटास बचा। और इसमें खरपतवार के बीज भी हैं, खरपतवार के बीज भी हैं। कई बार इस पर भी बहस चलती है भाई खरपतवार का क्या इलाज करें। खरपतवार का आप मल्चिंग करो, ठीक है। अगर आप किसी खेत में एक खुद्दी काट दोगे तो वो खरपतवार को वहीं ढक दो, वहीं डाल दो, वो सूखा पदार्थ का दब लेगा। पहली बात तो मल्चिंग का काम करेगा, तो मल्चिंग भी जरूरी है। अगर कोई गन्ने की खेती कर रहा है दीपक, उसको ढक दो, पत्ती ढक दो, पत्ती खेत की नहीं जानी चाहिए। गन्ने का तो ऐसा मान लिया हमने एक आइडिया निकाल लिया, भाई आप अगर ऑर्गेनिक गन्ना कर रहे हो तो पहली साल लगाइए और 4 साल तक उस गन्ने में सिर्फ काटना हाथ में, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं है। 10 कट्टे 10 कट्टे मैंने देख लिया, मैं गन्ने ही कर रहा हूँ तो गन्ने की रिपोर्ट है मेरे पास। ऑर्गेनिक फार्मिंग में गन्ने की दूसरी फसल बॉडी पहली से ज्यादा आएगी, केमिकल में कम आएगी, और तीसरी साल आएगी नहीं, ये 4 साल तक चलेगी। तो 2 साल का तो मेरा बीज बचा लिया और सारे DAP यूरिया बचा लिया, क्वालिटी बढ़ा ली। दूसरे साल अगर मेरी पहले साल तो गन्ना है जी मेरा देख थोड़ा मतलब आप जिस तरह अपना गन्ना दावा काटता नहीं, उसमें रस कौन टपका है, लेकिन ना मिठास भी ना अपन काटते हैं जमीन में 1 इंच की पौड़ी रहती नहीं, उसमें तो रस फूटना शुरू हो जाएगा। और गन्ना हाथ में ले तो उसमें तो रस टपकना शुरू हो जाएगा, रस ही इतना मीठा गन्ना था भाई, पहली बार कर रहे थे हम, कोई ये तो था नहीं, मैं खेती भाई कदे से कर दिया, वहाँ सारे रिजल्ट है।
वो एक फार्म इसलिए सेट किया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कुछ गलतफहमियां इस कदर गहरी है कि किसान वहां तक पहुंच नहीं पाता। और ये भी मेरे को लगता है एक दिमाग में बाड़ी गई है लोगों के कि भाई ये 3 साल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ताकि किसान हट जाए इसमें। वो NDTV वाले आए थे। अच्छा। तो लास्ट में वो जब वो एपिसोड सा ख़त्म करते हैं, भाई इसका इलाज जो ये केमिकल फार्मिंग का है, ये बहुत मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं और इन ताकतों का इलाज हम नहीं कर सकते, सरकार को ही सोचना होगा। तो वो ताकतें तो लगी हुई हैं। जब दीपक के खेत में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, मेरे खेत में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, ना इसके डिजीज आ रही ना मेरा आ रही, तो फिर ये यूरिया DAP किसको चाहिए है? अगर औरों को चाहिए था तो मुझे भी चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो दूसरे केमिकल से कर रहे हैं वो मेरी जरूरत खत्म हो गई। अगर मैंने मेरी जरूरत किसी रास्ते से पूरी कर कम कीमत में पूरी करती, जो साधन मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो मेरे पास अपने साधन है, जो मैं मैनेज कर सकता हूँ। केमिकल फार्मिंग में किसान उधार लेके केमिकल फार्मिंग कर रहा है, इसमें उधार लेना ही नहीं किसी से। और उसकी क्वालिटी है, जो क्वालिटी की बात है, वो क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि मैंने एक तो आलू का, भिंडी थी मेरे पास पहले, भिंडी का ऐसा टेस्ट था कि आप मान लिया यूँ फील करोगे यार मैंने आज तक भिंडी खाई नहीं। आलू की कीपिंग क्वालिटी बताऊंगा। मार्च में हमने निकाला था और अगस्त में तक हमने खाया। पड़ा रहा नहीं पर घर पर है ना, बीच में चौमासा भी आ गया कि मैं आई नहीं, और उसका टेस्ट इतना लाजवाब, अब आलू अच्छा ही लगा। तो ये चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। दूसरी ये है, अगर आप जैसे ये मंच से काम हो रहा है, अगर ये ज्वाइंटली कोई बात सोच के अपनी मार्केटिंग की कोई प्लान करें, हम सब मिलके एक ऐसा संदेश औरों तक भी चला जाए अगर हाँ हमने इनके साथ जुड़ के हमने कणक पैदा की थी, कणक ऑर्गेनिक थी, तो मेरे को अच्छे पैसे मिले। दूसरी चीज़ ये है, आज जागरूकता इस लेवल पे आ चुकी है कि हर आदमी को केमिकल फ्री चाहिए, हर आदमी को। ये खंडा गांव है, मैंने गुड़ 100 रुपये किलो बेचा। 100 रुपये किलो का कहीं रेट नहीं है किसी मार्केट में, और लेकिन खांडा में 2 कुंटल गुड़ आ गया। यानी कि आप ये सोचो अगर भाई गाँव की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो ये गलत है। सर कितना केमिकल खरीद रहे हैं? मनबीर जी गुणागिरी के हमने जो बेकार से 4 करोड़ का केमिकल तो गाँव खरीदने लग रहा। तो ये भी गलत डाली जा रही है कि यार इसकी तो पैदावार कम होगी, ये तो ऑर्गेनिक महंगा हो जाएगा, या सारी चीज और होती है। फिर आपने एक काम क्यों नहीं किया? जब आपकी ऑर्गेनिक फसल इतनी हो रही है, उसके बराबर हो रही है, हाँ। तो आपने गुड़ इतना महंगा क्यों दिया? आपका पड़ता तो उसी में लग जाता है, आप 40 रुपए किलो दे देते, तो आपकी फसल भी बढ़िया है। ठीक है, ये भाग्यों की बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा, मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो। मैंने जब रेट फिक्स कराया ना, तो मैंने कई समझदार यूं तो पूछ लो क्यों क्या था, क्या था सारे एक आदमी 13 मिनट का था, वहाँ मैंने गुड़ का डब्बा दे दिया, 10 आदमी बैठे, 10 आदमी बैठे थे, सब ने गुड़ चेक कर लिया, गुड़ चेक कर लिया, तो गुड़ की तो क्वालिटी थी, सब ने कहा गुड़ तो बहुत बढ़िया है, तो आज तक हमने टेस्ट देखा है कोई नहीं। तो एक जो 13 मिनट का था, पीछे देश का था, वो नुगन लगा, बोले जी महंगा नहीं है, महा तेन देश जाए कोई, पहली बात तो यह है, तू मेरा खरीदार नहीं है, ये सारे जो है तेरे सामने, अगर ऐसा गुड़ा हमने आज तक नहीं देखा। कब देखा था? 1960 से पहले। यूँ फिर लिया दिया,
और फिर भी तो मुझे महंगा है। फिर इसकी तो कोई कीमत नहीं। आप डॉक्टर साहब नो कर रहे हो ना, इसकी जब हम पैदावार भी इतनी ले लेते हैं उससे ज्यादा ले लेते हैं। चलिए काम एक सेकंड मैं इसमें इंटरव्यू करूंगा। आपके बाजार में कोई भी आइटम आ रही है ना जी, कोई भी आइटम आ रही है बाजार में, उसका प्राइस MRP और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो डस्टर है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 गुना है, मतलब जो इससे 100 गुना कम है इससे, लेकिन ये 100 गुना ज्यादा रेट पे बिक रहा है। ऐसा है जी, ये विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। हम किसान, देखिए, सुनो, एक आगे चलो, कोई नहीं। किसान की जो फसल है ना जी पहली बात तो अगर किसान ही उसकी वकालत करता है वो सस्ती होनी चाहिए जी। तो किसान कहाँ जाएगा? ये तो और जो सारा देश शहर में बैठा है ना, वो सारा देश ये कहेगा भाई ये सब्जी भी सस्ती होनी चाहिए, अरे ये गेहूं भी उसी की वजह से सस्ती है। गेहूं इस मैटर को छोड़ो अपने आप चलो, ये जो पर्सन है ना बिना काम के बीच में, मतलब ये आने नहीं चाहिए ना। और फिर जे अगर कोई भी मन में पर्सन है ठीक है, तो खत्म होने के बाद दरअसल लोग किसान नहीं है इसलिए फिर कर लो, मतलब जब तक ऐसा किसान अच्छा मेरा एक दो पर्सन था इस बीच में, मतलब डिस्टर्ब हो गया मैं। एक तो जैसे ये जो अपना जीव अमृत है, ये किसी भी फसल के बुआई का पानी से पहले भी दिया जा सके। एक नंबर है दाल में किसी में हाँ, किसी भी फसल की बुआई का जो पानी है उससे पहले उस पानी के साथ भी दिया जा सके। अच्छा, एक जैसे मान लो जो जीव अमृत है उसके अंदर मान लो कीड़े पड़ जाए, अब कई बार होता है जी, ढक्के नहीं रखते ना तो मक्खी वगैरह का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जैसे मेरे पास आधी सवेरे किसी का फोन कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इसका मेरा कीड़े पड़ गए। नहीं, वो कीड़े कैसे पड़ेंगे? अगर आपने उसको टाइम दे दिया 7 दिन का, और 7 दिन की बजाय वो 15 दिन पे खड़ा है, बात करने लग रहा, ठीक है, तब तक 15 दिन तक 7 दिन के बाद बहुत ऐसी, क्योंकि ये सारा बैक्टीरिया है, वो तो बैक्टीरिया हमने वो यहाँ बैठ जाती है, 4 दिन में ही होगी आप पानी को, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन में होगी। हाँ, तो आप छोड़ दो उस बात को, वो काम करेगा, तो उसमें छोड़ वो दो, पूरा काम करेगा। अगर उसमें गोबर में कोई बात थी तो वो कीड़ा आ सकता है, ठीक है। इसलिए कई बार ये है कि हमने सोचा भाई कीड़ा आ गया होगा, कीड़ा भी उसी का पार्ट है जो हम कर रहे हैं। ठीक, हमने किसी को मारना तो है ही, ठीक। हमने किसी को मारना ही नहीं है, जो आ गया मारा है। वो चिंतित था कहते उल्टा काम तो इसमें कीड़े पड़े और सुगंध की बजाय, खुशबू की बजाय तीखी गंध, मतलब जो कर डाक आवती मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बैक्टीरिया की काउंट कम हो सकती है, जो आप तीखी दुर्गंध बता रहे हो, क्योंकि उसका या तो उसमें गुड़ है, उसमें कोई बात छोटी मोटी गड़बड़ है, हाँ, और कोई गड़बड़ नहीं गुड़ की हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया में 2 चीज चाहिए, प्रोटीन और सुक्रोज। अच्छा, और एक इसकी जीवामृत की जो मान लो निर्धारित जो भी मात्रा अगर हो और उससे अगर मतलब ज्यादा दुगना कर दो तो भी ज्यादा दिया गया, दे दुगना दिया, कर दो, ज्यादा कर दो, दुगना कर दो, उसके क्या मतलब उसके बढ़िया। साइड इफेक्ट नहीं है जी, कोई भी कितना गिर दो, ये सिस्टम है ना, मतलब दिखता है ना उसका क्या प्रभाव। जैसे कई फसल ऐसी हैं जो बढ़ने के बाद गिरती है, कौन सी? गेहूँ। गेहूँ टोटल लेट गिरी 306 थी ना, लेकिन अगर ये 14 इंच का फैसला ना होता ना तो मेरा नुकसान हो सकता है। 14 इंच में जो गिरी ना तो बाल अलग थी, अगर मैं नजदीक लगा रहा हूँ तो बाल के ऊपर बाल आ गए, तो वो कोई इफेक्ट नहीं। तो आप गैप का दूर जाकर, चाहे धान लगा रहे हो, चाहे गेहूँ लगा रहे हो, चाहे गन्ना लगा रहे हो, जो भी फसल उनका पास हो, अगर छाप जितनी होगी क्या देगी वो पैदावार? अगर उसके आधे पौधे होंगे ना तो दुगनी पैदावार थी। तो सनलाइट का भी हमने बैक्टीरिया का सनलाइट का मिला है। उस कल्चर में हम एक डाउट में रह रहे हैं अभी, ओके है, वो सब कह रहे मेरे लिए, जो ये गाय का गोबर है ना, हम इसमें ये मान बैठे हैं इसमें सारे बैक्टीरिया, ठीक है, ये वह बैक्टीरिया भी हैं जो आपने कल्चर का नाम दिया, कौन से?
राइजो BM के हैं। अच्छा, एजेक्टो फॉस्फेटिका, माइसीलियम, ये फंगस वाला कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। ये सारी चीजें हम इसमें मान बैठे। रही बात अपना शक दूर करने के लिए, जो किसी का प्रेस्क्राइब नहीं है, मन ने मेरे आप को मजबूत करना है, तो मैंने क्या करना है? मैं 2 पैकेट इसके लिए आऊँगा, 2 इसके लिए आऊँगा, 2 इसके लिए आऊँगा, 2 इसके लिए आऊँगा और 2 किलो इसमें ले लूँगा। मेरा संशय तो दूर हो गया। मैंने 2 चीज चाहिए थी, मेरे डाउट था गाय के गोबर पेशाब में ये सारी चीज है, एंटी बैक्टीरियल भी उसमें है, डिकम्पोजर भी उसमें है, और दूसरे जो सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो ये नाम है, ये सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। अगर आपका कहीं फास्फोरस दूर पड़ा है, उसको सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको प्लांट को देना, ये एक सिस्टम है, शायद मैंने उस दिन बताया था। ये क्यों काम करता है? ये जो कल्चर है, मेरा बताने का इतना है, ये कल्चर अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास मान लिया ये एक हद्दी है, मैंने फर्स्ट टाइम पे जो डालना था डाल दिया मेरा शक दूर करने के लिए। ये मान लिया 5000 लीटर की टंकी है, इसमें 1000 लीटर मैंने छोड़ लिया, इसमें रह गया 4000 यूज कर लिया। 1000 लीटर में वह सारे एंटी फंगल और फंगस सारी चीज है। मैं मेरी शंका दूर करने के लिए मैं दूसरे पे क्यों करूं? अरे कितना है ये 10-20 रुपए के, ये आज एक बार आपका 100 रुपया लग गया, आपको किसी को पूछना ही नहीं, क्यों आप डाउट कर रहे हो? इसमें आपने दूर कर लिया ना, 100 रुपया दूर हो गया। ये अगर ये जामन बच गया मेरे पास, अगर 1000 लीटर मेरा पड़ा है उसमें मैंने ये बंद कर दिया, इसी से काम चल गया। हमने तो वे आउट निकालना है ना, हमें इस सारे काम को सस्ता कैसे करें? जब हमारे पास कल्चर एक ऑप्शन आ गई थी, तो उस कल्चर में तो इतनी ही बात थी, अगर हम उसी को मेंटेन भी कर सकते। इसमें मान लिया जैसे गोबर डालना है, आगे जीवामृत तैयार करना, तो गोबर डालना है, गोबर डाल दो, बाकी ये सारे के सारे हैं, इनकी संख्या फिर रिवाइव हो जाएगी। कल्चर में क्या है, आप संख्या ही बढ़ा रहे हो, उसको फूड देना है। कहीं भी आपको यूँ लगे है कि भाई ये चीज़ मेरे शायद मैं क्या करूँ, इनका क्या करूँ, ट्राइको का, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक और है माइक्रोराइजा है, ठीक है, माइक्रोराइजा किसान की जरूरत की चीज़ है, ट्राइको जरूरत की चीज़ है, बाजार में है माइक्रोराइजा और ट्राइको दोनों बाजार में है। यहाँ पे एक बार ले आके खेत में, ट्राइको का तो नियम है कि जड़ के पास अपनी बसासत कर लेना और उसके बाद किसी फंगल डिजीज को नहीं आने देना, ये पक्का इलाज है। और दूसरा जो फंगस का जो अटैक है, पौधे के ऊपर का है, बीमारी का है, वो आप जीवामृत में लस्सी मिला रहे हो, उससे एंटी फंगल काम हो रहा है। आपने दोनों ट्रीटमेंट दे दिया, नीचे वाला दे दिया, ऊपर वाला दे दिया। तो किसी चीज़ को डाउट में ना रखो, किसान समझ ले इस बात। अगर मैं जो कर रहा हूँ वो एक पेटेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन और दूसरा नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन है। आपको कोई भी गाइडलाइन दे रहा है, इनसे बाहर नहीं दे सकता कोई भी। आज बल्कि उल्टा काम हो रहा है, हमें नहीं पता, धीरे धीरे जैसे हमारा ट्रेंड चेंज होने की तैयारी चल रही है ना, जैसे ये मूवमेंट चल रहा है, उन्होंने अपनी तैयारी एडवांस कर ली है। अब ये चीज़ बिक्री है ट्राइको, एक माइक्रोराइजा, ठीक है, माइक्रोराइजा मार्केट, एक और सीविड है,
ये भी सुना होगा। सिविल डिस्ट्रिक्ट। 10 साल से लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लो और हर बार डालो, ये बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको एक बार जरूरत है, अगर आपने शक दूर करना है तो एक बार है, और नहीं तो इसमें है वो सारी चीज भाई। ये सीवीड कहाँ था? 1960 से पहले ट्रैक कुकड़े था, ये सारी चीज गोबर में थी, लेकिन अब हम डाउट मार। ये तो इनके जो स्पोर है ना, हवा में भी उड़ के आ जाते हैं। यानी ये अगर ये इनके जो स्पोर्स है ना, ये हवा में भी उड़ के पड़ेंगे आगे सबस्ट्रेट पर काम उसमें करेंगे। ये बात है, जब आप कोई नेचुरल क्लाइमेट क्रिएट होगी, कहीं भी सॉइल का है या एटमॉस्फेयर का है, वहाँ सारी चीज नेचर अपने आप रिकूप करती है। और ये तुम्हें 4 बात पता है, तो अरबों तरह के हाँ। बैक्टीरिया हैं जिनका भी नाम तो नहीं नाम रखा नहीं गया आए है, हैं। नाम ही नहीं रखा गया। ये तो 4 बात तक हमने पता लग गया, बाकी तरह चीज लेकिन जिनका हमने पता नहीं अगर किया। आपने एकदम से किसी बात को एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करनी है, कोई आदमी यूँ कहता है प्रोडक्शन लॉस होगी, वो गलत है। प्रोडक्शन लॉस नहीं होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर मोड़ा फार्मूला ठीक रखें तो अब अगर हम फार्मूला ठीक करें, आज मैंने इसी बात करते हुए दीपक को बुलाया। दीपक लोहारी गांव से है, ये मुझे नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, फोन पे बात होती है। सिर्फ फोन पर पहली बात हुई। ठीक है, तो इन्हें पूछा डॉक्टर साहब जिनको आपके पास एक जानकारी है, मैंने इनसे क्वेश्चन किया, हाँ भाई तू करना चाह रहा है, एक जानकारी लेना चाह रहा है। बोला ना मैं करना चाहूँ, मैं करना चाहूँ तो उस ढंग से तुम्हें समझा देता। मैंने इसको समझा दिया, इसने वो काम लागू कर दिया। लागू करने के बाद ये बिजी हो गया, मैं बिजी हो गया, अब मिले नहीं। उसके बाद इसने कणक तोड़ ली, 1.5 किलो में इसकी कणक थी, और कणक तोड़ने के बाद इसने टेलीफोन कराया, और वो जो बताया है वही खुद बता दे भाई। अच्छा ये जीवामृत की ताकत की जानकारी है। मैं 2007 में गया था, राजीव जी वहाँ आए। अच्छा राजीव जी खाली तो उन्होंने समझाया, मैंने सोचा हूँ बकवास करा, 60 साल गैर पड़ती रहे उनके इसमें ना खेती थोड़ी हो है। तो मैंने उनकी गोल बंद कराया जी, उनमें सोराइसिस का पेशेंट था 1995 में। तो वे वो बात कहते नहीं, मैं सोचा मैं झूठ बोलो, 60 साल गैर पड़ रहे बिना खाद कोई और थोड़ी, मैं सुन क्यों की बात आएगी आपको नहीं। फिर बार बार डॉक्टर साहब के अखबार में ऐड आती, मतलब ये तो है तो नजदीक, एक बार देखना क्या है। फिर मैंने इनका टेलीफोन नंबर लिया कि नहीं, एक मैं मसूद गुरबरन सिंह है, गाय लेने गया था, उसको पारी ने मेरे आपका नंबर दिया था। तो उन्होंने उस नंबर पर लेकर इनसे संपर्क कराया, उन्हें लो तन खेती करनी है, हम मजे लेने वाली मैंने खेती करनी। तो एक दिन में इनका फार्म पर चलेगा, तो वो इनकी वो के मतलब मेन गली है, अंदर घुसा गए एक बीड़ा आगे 8-10 फुट की गली है वैसे। अच्छा आगे गाँव आ जाओ, खेत दिखाई को निंदा। तो उस व्यापारी ने मेरे दिखाया था ये 15-20 किलो उनकी ईंख है, तो ईंख तो दूर दिखाई दे देगी, तो आगे मकान अड़के तो पीछे है, तो ईंख दिखाई दी कौन देगी। तो अंदर रास्ता था, मैं वो गई 8-10 आदमी बैठे थे। तो मैं उनको पूछना कि हमारा सब रखे था के सब्जियां गाँव में कड़ा है। तो मैं सारे हंसना गिर कड़ा का माल वाली काम लिया, तो पागल हो जाए, तो मैं पागल होना है। तो मैं यार मेरा तेल तो फूके गया, मैं असल इतनी दूर आया हूँ, तेरा पागल मेरे को गुण देखने में तो क्या अर्थ है, मैं देख तो लेना चाहिए। तो अंदर गया तो डॉक्टर साहब मिल गया, मैंने इनको पूछा, तो इनने सारी बात बताई। तो फिर आकर मैंने मेरे 5.5 किलो जमीन, मैंने 2 एकड़ में वो काम सिस्टम उसी तरह शुरू किया। तो मेरी पिछली बार बरसीन थी, इतनी बढ़ गई थी, और अब उससे तरीका बिना दिए बिना यूरिया 12 फुट के ऊपर मेरी वो ज्वार बटी यूं हुई थी। मेरे अड़ोसी पड़ोसी कहते बोला तू पागल हो गया, मेरा 60 साल हो गया जहर पड़ गया बिना खाद होया करे है। मैं यार मैंने किसी ठेका तो होने अनु सोचे मैं एक समाई मर गई थी, मैं को मन समझाना है। तो मैं अड़ोसी पड़ोसी आंदे नु ले तेरे फसल तो कोनी लोगों की इतनी कद करगी फुटा बढ़िया तेरी पीली पीली खड़ी है, एक डंडी है नु है। फिर मैंने उन राजी जी ने कहा था भाई वो एक के बार नहीं बोल डालना है, मैं पानी तो पहले ही डाल दिंदा पिछड़ी में चल के मां के इलाका इसमें अपने दबा पशु मेरे 18 पशु में अपना बोलता ड्राम में 7x7 की होती बनाई रखा वाले देखते ना, ये मैंने होती बंद कर दूं, मैं कंपोस्ट खाद शुरू करूंगा बनाना, ये मैं ड्राम में घोलूंगा और आई पानी में फेंक दूं। तो
मेरी गेहूं जब तीसरी बार चौथी बार मैंने खाद डाला नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कहना यार कि मैं तो कितनी होगी माँ कितनी होगी, बोले अमृत तुम्हारी 35-40 मन की तो है, मतलब इतनी डायग्नोसिस में तारा खाद पानी लग गया, इतना डीएपी यूरिया लग गया, मैं बात नहीं मैं 10 मन का सबर कर लूंगा। तो उन वाले में तो वो खेड़ा है एकदम जो पकाई पाई नहीं। आज मैं गेहूं का सैंपल लेना रखा मैं भूल गया, जल्दी में याद करना मैंने डाल रखा। तो मेरी गेहूं मेरी ट्राली है 11-6-2 की लगभग, उसमें वाटी थी 70 फुट गेहूं आ गई, 70 मन आ गए। तो वह चौकी लगी थी मतलब 80-82 मन, मतलब 52-53 मन गेहूं से था, 52 मन था तो ऊपर कम करी। फिर मैं अड़ोसी पड़ोसी आए उसे टाइम निकाल दे थ्रेसर बंद कर दे, मैं नक्सल संपर्क किया, मैं नक्सल नमस्कार नहीं गेहूं काट ली मान 1 मिनट पहले थ्रेसर बंद गया मैं के हो जा मान जी भगवान ने दूध दे मैं फिर भी कितनी माजी करीब 52 मन भी है, मुझे इसका वजन करा लिया, माजी वजन तो लिटरली पहले तो मैंने मेरा माँ 50 रुपये और मेरा लगाओ जब कर इसका वजन कराएगा तो पूरे पड़ोसी मजाक करेगा उनको बाढ़ना खड़ी करती है माजी ने तो उधर काम तोड़ रहे सारे मैं तो बोलते को मां कोई तो स्वाद नहीं करते ये मैंने उसे भी दी गन्ना हो रखा है मेरा 3-3 4-4 फुट का गन्ना है, मेरा पशु खाएगा था 12 फुट, ये 12 फुट का करीब 8 फुट का है। अप्रैल मई की बिजाई है मतलब और ईपी जून का पहला हफ्ता की या 5वां का आखिरी की बिजाई। वो फागुन में 14 महीने तो 3-3 फुट का 4-4 फुट का पशु खाएगा था 12, वो 12 फुट के भी करीब 8 फुट का है। हाँ ये लेकिन अपन मंडी काना लगा दी इसको बताने का तरीका बहुत बढ़िया है। अपन मंडी काना पड़ा ये जितने बेचे हैं जी ये पूछे हैं सारे, लेकिन इन मतलब 1-2 या खेती करा करे को नहीं बोली। अच्छा वो और बता दो एक बार जब आपने गेहूं तलवाया उसमें क्या अंतर पाया और बता दो। गेहूं तो दिमाग आपकी मैं दिखाना चाहूंगा कितने होएगी हमने पूरा करीब 52 मन किले की 52 मन की लेगी और वो के गए 35-40 वेनु के ले भाई जो बिना खाद नहीं होगा कोई होगी तुम्हारे कितनी होगी समूह समझा ले मेरा तो घर का खेत है ठीक नहीं भी हुई तो मन समझा ले भाई चल खाने में किसा स्वाद रोटी किसी स्वाद में नहीं दी जमा 1 नंबर की दिमाग गैस बनाई दी चूल्हे पे ना हम ये गैस यूज करें उस लाइन पे बंद करा पिछले 5 साल से, लेकिन बर्तन सारे पित्तल के हैं सारे वो पहले थाने रात में से में थोड़ा मिठास ज्यादा था या उसमें मुंह में दिए पाछे रोटी चोड़े में अच्छा लार ज्यादा होगी थी लार ज्यादा होगी थी मिठास पे ज्यादा होगा और मतलब बेसिक 2 चीज बुझ गई मेरा पाठ क्या बने लार ज्यादा होगी तो ये तो सारे करेंगे मैं तीसरा से जब तक ये सारे बॉडी नहीं मंडलेंगे ना ना ये मानने दिन में 1-2 ही करेगा नहीं मेरा कोई मैंने मेरे दोस्त से खूब समझाया दिया मतलब क्यों जा कर ले ये जो बात है वो जो लोग कहते हैं कि भाई इसने भी कहा भाई तुम बड़ा हो रहा है अपन भी कहेंगे इमोड़ गया जो 8-7 आदमी बुकी बैठे थे उस दिन के गली अंदर घुसे नहीं उसमें से पास उसको लाट में तो हमारी रक्षा बोल के था आपके सादे बड़े आदमी जो है ना वो देख के दूसरा का देख के जब थोड़ा समझा आधा घंटा इनने मेरी क्लास ली है भीतर मन मेरा पाठ किया आप ज्यादा नहीं करते थे आप 2 कनाल में मेरा काम करना है ठीक है अपन के अपन राड नहीं लगाते इनका करा वो जो किसान थे ना जो इनका उनका तमाशा वहीं पड़ोस में जब था तो इतना जबरदस्त आदमी था तो रबद हो रहा है ये ना देख लियो आप लोग ना जिस तरह अपने राड लगाना आराम को नहीं होता जी 60 लीटर का आप गाने नहीं करते नहीं उससे में सिर्फ 2 कनाल की खेती करना है आपने उसे में अंतर है सोन मत दो इनका पाछा लगे रहो ना जी हमने से जरूर आती रहने घंटे में हां जी मेरा एक और प्रश्न है ना एक भाई एक जवाब करना मेरे 395 सोराइसिस है जी उसका कोई भी इलाज करी थी ये था धान की जो ट्राली है जैसे इसने बताई ना मेरी में 70 मन है इस तरीके से हमने धान जो जीवामृत पर तैयार करा था वो ट्राली 90-92 मन की बगैर उसकी थी और वो 106 मन की उतरी जो 90-92 मन की खाद की थी डीएपी यूरिया के खाद वाली 90-92 मन की उसी ट्राली का वही लेवल वो 106 मन पे गई यानी कि जीवामृत की 107 जीवामृत की तो टोटल वेट जो है ग्रेन वेट है पर 100 जो उसके दाना का वेट है ये 1000 का है तो वो बढ़ रहा है मैच्योरिटी पीरियड का मैंने घट रहा है सरसों में है कोई चीज़ में है यानी कि आप लेट भी हो रहे तो भी आपकी पैदावार मैच करेगी तो इससे बड़ा तो किसान का क्या हो सकता है खाद की रिक्वायरमेंट भी घट रही है दाने का वजन भी भारी हो रहा है और पानी की रिक्वायरमेंट अगर इस केस में जीवामृत तो 1 साल छोड़ गया पानी की रिक्वायरमेंट आपकी वैसे ही कम हो